हाँ तो क्लास वेरी गुड आफ्टरनून। हम लोग आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग कोलार्स लॉ पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है। कोलार्स लॉ ऑफ डाइल्यूशन करके आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। कहीं कहीं आपका कोलार्स लॉ ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन दिया रहता है, कहीं कहीं आपका पूछा जाता है व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ कोलार्स लॉ, और बहुत सारे न्यूमेरिकल आपके कोलार्स लॉ पे आते हैं। कोलार्स लॉ में जो बातें डिस्कस की गई है वो मोलर कंडक्टिविटी से रिलेटेड है। तो कोलार्स लॉ को डिस्कस करने से पहले, कोलार्स लॉ में हम लोग डिटेल में जाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं मोलर कंडक्टिविटी, और मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं व्हाट इज द मोलर कंडक्टिविटी। होता क्या है मोलर कंडक्टिविटी? तो सबसे पहले हम यहाँ आप बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे तो मैंने लिख रखा है मोलर कंडक्टिविटी, जिसको हम लैम्डा एम से डिनोट करते हैं। तो ये भी लैम्डा ही है। जो आप लैम्डा रिप्रेजेंट करते हो वेवलेंथ के लिए, ये जो लैम्डा है, ये लैम्डा आपका स्मॉल लैम्डा होता है, और ये लैम्डा आपका कैपिटल लैम्डा से, इसको हम पाई नहीं कहते हैं। दिस इज कॉल्ड कैपिटल लैम्डा। ये आपका स्मॉल लैम्डा, ये कैपिटल लैम्डा। तो ये लैम्डा से ही रिप्रेजेंट किया जाता है मोलर कंडक्टिविटी, और मोलर कंडक्टिविटी आपका यहाँ एम लिख दिया जाएगा। सिंपल जो कंडक्टिविटी होती है वहाँ हम मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब हो, 1 मीटर क्यूब मतलब उसका लेंथ भी 1 हो, एल भी 1 हो, बी भी 1 हो, एच भी 1 हो। अगर आप ऐसा सेल लेते हो जिसका एल भी 1 है, बी भी 1 है, एच भी 1 है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? 1 मीटर क्यूब। इस 1 मीटर क्यूब में अगर हम 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को रखते हैं, और इस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की जो भी कंडक्टिविटी होगी इस पर्टिकुलर सेल में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। वे बहुत सिंपल सी डिफिनीशन है, यहाँ देख सकते हो। कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी इन 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सेल। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सेल में जो भी आपका 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी होगी उसको हम लोग क्या कहते हैं? मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। इट्स वेरी सिंपल। होपफुली आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। व्हाट इज द मोलर कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। एंड कंडीशन, एक ही कंडीशन है कि उस सेल का जो वॉल्यूम होगा 1 मीटर क्यूब होना चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड डेफिनेशन में जो बातें कही जाती है उसको हमको फॉलो करना पड़ता है। तो व्हाट इज द मोलर कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। इट्स वेरी सिंपल डेफिनेशन जो मैंने आपको बताया। तो मैं इसको मिटाता हूँ। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ। कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। यहाँ सिंबल वाइज लिखा है, जहाँ लैम्डा आपका लिखा है लैम्डा एम मतलब मोलर कंडक्टिविटी, यहाँ लैम्डा एम का मतलब मोलर कंडक्टिविटी, यहाँ सी का मतलब होता है एट एनी कंसंट्रेशन। अब कोई भी कंसंट्रेशन ऑफ 1 मोल के लिए तो मोलर कंडक्टिविटी होगा, बट किसी भी कंसंट्रेशन के लिए हम कंडक्टिविटी को क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ आपका लिखा जाए, अगर यहाँ सी लिखा जाए, यहाँ 10 लिखा जाए, 20 लिखा जाए, 30 लिखा जाए, तो आपको सी मतलब आपको पता है, सी मतलब होता है मोलरिटी। तो आपका मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी कंसंट्रेशन सी यहाँ मैंने लिखा है। और यहाँ अगर आपका क्या होगा? डाइल्यूट कर दिया जाए, इतना 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 डाइल्यूट कर दिया जाए इलेक्ट्रोलाइट को। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में आप वाटर को इतना इतना ज़्यादा वाटर मिला दो कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाए। उस इनफाइनाइट डाइल्यूशन में आपके आयंस पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। बात को समझिए। आपने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया है, उस इलेक्ट्रोलाइट में आप क्या डालने जा रहे हो? इलेक्ट्रोलाइट में पहले थोड़ा वाटर डाला। जब थोड़ा वाटर डाला तो आपका जो आयंस होंगे वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंटली मूव नहीं करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन कुछ ना कुछ सब सर्टेन डिस्टेंस पे होंगे, जिसके वजह से उनके बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन लग रहा होगा। और अगर पॉजिटिव में होगा तो रिपल्सन लग रहा होगा। तो इस तरह से आपके जो आयंस होंगे पूरी तरह से इंडिपेंडेंट आपके मूव नहीं करेंगे। लेकिन आप उस इलेक्ट्रोलाइट को इतना डाइल्यूट कर दो कि वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन में चला जाए। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन में जब जाएगा तो जो आयंस होंगे, जो पॉजिटिव या नेगेटिव आयन होंगे, या पॉजिटिव आएंगे या नेगेटिव आयन होंगे, इनके बीच में इतना ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा जिसकी वजह से इनमें लगने वाला अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स आपका नेग्लिजिबल हो जाएगा।
और अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स जब निग्लिजिबल हो जाएगा तो आयंस आपके उस सोल्यूशन के अंदर, जो सोल्यूशन आपके इनफाइनाइट डाइल्यूशन में है, जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन में सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन के अंदर जो आयंस होंगे वो इंडिपेंडेंटली आपके क्या करेंगे, मूव करेंगे। उस आयंस के ऊपर कोई भी अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स नहीं लगने वाला होगा। सिंपल सी बात करते हैं, अगर हम किसी भी दो बच्चों को लेते हैं और दो बच्चों के एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे बैठाते हैं और बीच में हम किसी को रखते हैं तो दोनों को गाइड करेगा, या तो उसकी तरफ आप अट्रैक्ट हो गए या तो उसकी तरफ रिपल्स हो गए। लेकिन दोनों को हम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रख दें, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रख दें जहाँ से दोनों लोग एक दूसरे को कभी भी देखने के बारे में सोच ही ना सको, तो इस कंडीशन में आपका पर्सन 1 पर्सन 2 आपका एकदम इंडिपेंडेंटली क्या करने वाला है, मूव करने वाला है, इंडिपेंडेंटली चलने वाला है। क्यों? क्योंकि किसी एक पर्सन के ऊपर दूसरे पर्सन का ना अट्रैक्शन लगेगा ना दूसरे पर्सन का रिपल्सन लगेगा। तो अब इनफाइनाइट डाइल्यूशन का यही मतलब होता है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का करते हैं तो उस इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट आयंस आपके इंडिपेंडेंटली उस सोल्यूशन के अंदर क्या करेंगे, मूव करेंगे। बट अगर हमारा वो सोल्यूशन कंसंट्रेटेड है या सोल्यूशन आपका फाइनाइट डाइल्यूशन है, तो फाइनाइट डाइल्यूशन में कभी भी इलेक्ट्रोलाइट आपके इंडिपेंडेंटली मूव नहीं करेंगे, क्योंकि फाइनाइट डाइल्यूशन में आपके इलेक्ट्रोलाइट के बीच में कुछ सर्टेन डिस्टेंस होगा और उस सर्टेन डिस्टेंस पे कुछ ना कुछ अट्रैक्शन या रिपल्सन लग रहा होगा, जिसकी वजह से आयन फ्रीली नहीं मूव कर पा रहे हैं। और फ्रीली मूव करने के लिए किसी को भी, हमको आपको किसी को फ्री मूव करने के लिए उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, और रिस्ट्रिक्शन तभी नहीं हो सकता जब उसको पूरी तरह से हम लोग क्या करते हैं, डाइल्यूट कर दें। तो ये आपका जो लैम्डा एम लिखा है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है ना, ये आपको पता। अब ये बात आपको पता है सेल कांस्टेंट जिसको जी नॉट से डिनोट करते हैं, इससे काफ़ी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। सेल कांस्टेंट इक्वल टू होता है कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस। अगर आपका मोलर कंडक्टिविटी लिखा जाएगा तो यहाँ मोलर कंडक्टिविटी लिख देंगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लिखा जाएगा तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी लिख देंगे, इनटू क्या हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा, जिससे हम सेल का क्या फाइंड कर लेंगे, कांस्टेंट। अब हम आपको पता होना चाहिए रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, ratio of molar conductivity at infinite dilution. This is the ratio of molar conductivity of any concentration, and molar conductivity at infinite dilution is equal to alpha, and this alpha is called degree of dissociation. This alpha is called degree of dissociation. तो ratio of molar conductivity at any concentration and molar conductivity at infinite dilution is equal to अल्फा, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आप किसका डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसका, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इलेक्ट्रोलाइट का, इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम अल्फा क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए व्हाट इज द मोलर कंडक्टिविटी, तो मैंने बताया मोलर कंडक्टिविटी होता क्या है। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है आपका, कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सेल इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। बार बार डेफिनेशन बता रहा हूँ मोलर कंडक्टिविटी का, conductivity of 1 mole of electrolyte in 1 meter cube volume of cell is called molar conductivity. Molar conductivity at any concentration is lambda mc, m नीचे c ऊपर, और molar conductivity of any infinite dilution m नीचे infinite ऊपर होगा। और मैंने बताया सेल कांस्टेंट इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस। सेल कांस्टेंट जिसको हम जी नॉट से डिनोट करते हैं इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस। और कंडक्टिविटी अगर आपका मोलर कंडक्टिविटी रखना है एनी कंसंट्रेशन एंड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का कहानी होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। इनफाइनाइट डाइल्यूशन में किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को अगर रखा जाएगा, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन कराया जाएगा, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस होंगे वो आपके इतने ज़्यादा डिस्टेंस पे चले जाएंगे जिसकी वजह से आयंस के बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स पूरी तरह से निग्लिजिबल हो जाएगा। इस कंडीशन में आपके इलेक्ट्रोलाइट उस सॉल्यूशन के अंदर इंडिपेंडेंटली मूव करेंगे और ये आपका होता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। मोलर कंडक्टिविटी का अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू के अपॉन सी। क्या क्या के क्या है, के है आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस, के है आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। होपफुली आपको याद आ रहा होगा। अगर याद नहीं आ रहा तो कॉपी, जिस कॉपी में ये सारी बातें लिख रहे हो, कॉपी के पन्ने को पीछे पलटिए और देखिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस को, आपको तुरंत याद आ जाएगा।
तो आपका मोलर कंडक्टिविटी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस अपॉन कंसंट्रेशन इन मोल पर मीटर क्यूब, कंसंट्रेशन मोल पर मीटर क्यूब, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी ही है ये आपका कंसंट्रेशन इन मोल पर मीटर क्यूब, ये आपका ये है मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर रहे हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस अपॉन कंसंट्रेशन इन मोल पर मीटर क्यूब, मतलब आपका मोल पर मीटर क्यूब मतलब जो आपने लिया है, मोल लिया है, 1 मोल 2 मोल 3 मोल 4 मोल 5 मोल 6 मोल, जो भी आपने कंसंट्रेशन लिया है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, और वो सेल का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 मीटर क्यूब होना चाहिए। तो आपको समझ में आना चाहिए कंसंट्रेशन इन मोल पर मीटर क्यूब, एंड 1 मोलर इक्वल टू क्या होता है, 1000 मोल, जैसे आपका 1 मोलर इक्वल टू होता है 1000 मोल पर मीटर क्यूब। और अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं बेटा इसकी जगह पे, तो क्या आएगा आपका मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू 1000 मोल पर मीटर क्यूब इनटू कंसंट्रेशन, एंड कंसंट्रेशन क्या होता है आपका मोलरिटी होता है। और इस तरह से हम मोलर कंडक्टिविटी यहाँ से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे एग्जाम में आता है, हमारे एग्जाम में स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया है और हमको दिया है कंसंट्रेशन इन मोल पर मीटर क्यूब, कंसंट्रेशन इन मोल पर मीटर क्यूब दिया है, तो हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस अपॉन कंसंट्रेशन मोल पर मीटर क्यूब करके मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। और अगर मोलर कंसंट्रेशन की वैल्यू को फाइंड करना है और सिंप्लीफाई करना है, तो और सिंप्लीफाई करने के लिए 1 मोलर इक्वल टू होता है 1000 मोल पर मीटर क्यूब, तो क्या हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू 1000 मोल पर मीटर क्यूब इंटू क्या हो जाएगा आपका मोलरिटी हो जाएगा, मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन। और सोल्यूशन की मोलरिटी आपको पता है, अगर हम मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर रहे हैं तो आपका स्टैंडर्ड कंडीशन में तो 1 होगा, अगर न्यूमेरिकल में नहीं दिया तो स्टैंडर्ड कंडीशन में 1 लिखेंगे। और अगर आपका दिया है किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे फाइंड करने को पूछ रहा है, तो उस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे भी हम मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये जो टॉपिक मैंने मोलर कंडक्टिविटी बताई ये आपको समझ में आ गया होगा। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे बार बार इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि कोलार्स लॉ कुछ इनफाइनाइट डाइल्यूशन के बारे में ही बात कर रहा है, तो इसको आप पहले नोट करिए, फिर मैं इसको मिटाता हूँ और उसके बाद आपको मैं कोलार्स लॉ के बारे में आपको बताता हूँ। तो ये आपको समझ में आ गया होगा मोलर कंडक्टिविटी जिसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन जिसको लैम्डा सी से डिनोट करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जिसको लैम्डा इनफाइनाइट से डिनोट करते हैं। इनके रेशियो को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं, जो मैंने आपको बताया। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कोलार्स लॉ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, अक्सर आपका हर दूसरे साल एक बोर्ड एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है, सीधा सीधा लॉ पूछा जाता है या इससे रिलेटेड जब भी न्यूमेरिकल आते हैं तो पूछा जाता है। तो हम सबसे पहले लॉ को समझेंगे, फिर इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वंस अगर हम लोग इसको समझ जाते हैं तो हमको कभी भी दिक्कत नहीं होगी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो न्यूमेरिकल भी हम लोग देख लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इस लॉ को अच्छे से समझते हैं। कोलार्स लॉ में जाने से पहले एक बार मैं फिर से आपको क्या बता देता हूँ, मैं एक बार फिर से आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन का कहानी आपको समझाता हूँ, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का क्या मतलब है। अब आपके पास एक सोल्यूशन है, उसमें आपने इलेक्ट्रोलाइट को डाल रखा है, उस सोल्यूशन का एक फिक्स कंसंट्रेशन है, कुछ भी कंसंट्रेशन है, 2 मोलर 3 मोलर 4 मोलर कुछ भी है आपका। अब आप क्या कर रहे हो, उस सोल्यूशन को डाइल्यूट करते जा रहे हो, डाइल्यूशन होता जा रहा है। और जब डाइल्यूशन इस कंडीशन में पहुंच जाएगा कि उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस होंगे, चाहे पॉजिटिव आयंस होंगे या नेगेटिव आयंस होंगे, पॉजिटिव आयंस की वजह से नेगेटिव आयंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और नेगेटिव आयंस की वजह से पॉजिटिव आयंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन सॉल्यूशन का इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। इनफाइनाइट डाइल्यूट का मतलब क्या होता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूट का मतलब है कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट आपके आयंस आपके प्रेजेंट हैं सॉल्यूशन के अंदर, उन इलेक्ट्रोलाइट के आयंस के होने ना होने से एक दूसरे के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। और इस कंडीशन में जो भी आयंस होंगे वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंटली उस सॉल्यूशन के अंदर क्या करने वाले हैं,
मूव करने वाले हैं, अच्छी तरह से मूव करने वाले हैं, और इसी को कोलार्स लॉ एक्सप्लेन करता है। इसी कंडीशन पे आपका कोलार्स लॉ होता है। फिर से मैं बताता हूँ, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होता है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन में जो भी इलेक्ट्रोलाइट के आयंस होंगे, उस आयंस के बीच में आपका होने क्या वाला है, उस आयंस के बीच में आपका इतना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ जाएगा, इतना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपका होगा क्या, उसकी वजह से आपके जो भी आयंस होंगे वो आयंस इंडिपेंडेंटली आपके सॉल्यूशन के अंदर क्या करेंगे, मूव करेंगे, और किसी एक आयन के होने की वजह से दूसरे आयन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ऐसे मोमेंट को, ऐसे आयन के मोमेंट को कोलार्स लॉ क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। ऐसे आयंस के मूवमेंट को कौन एक्सप्लेन करता है? कोलार्स लॉ आपका एक्सप्लेन करता है। तो मैं आपको कोलार्स लॉ बताता हूँ, यहाँ लिख के मैं आपको बताता हूँ है क्या कोलार्स लॉ, है ना। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जब भी आपका लिखा है बेटा, क्या लिखा है? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी आयन टूवर्ड कंडक्टेंस। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंट्रीब्यूशन ऑफ, समझ में आ रहा है ना, कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी आयन टूवर्ड कंडक्टेंस, एनी आयंस टूवर्ड कंडक्टेंस, किसी भी आयन का कंडक्टेंस की तरफ, इज फिक्स एंड इंडिपेंडेंट, इज फिक्स, कंडक्टेंस क्या होगा, इज फिक्स होगा, एंड इंडिपेंडेंट होगा इन प्रेजेंस ऑफ एनी अदर आयंस। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड कोलार्स लॉ। बहुत आसान है। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जो बार बार बता रहा हूँ बेटा कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के आयंस जो आपके सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होंगे, किसी एक आयंस की वजह से दूसरे आयंस के ऊपर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आपके जो आयंस होंगे उनके बीच में इतना डिस्टेंस हो जाएगा, इतना ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से एक आयंस के होने की वजह से दूसरे आयंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। इसी को आपका एक्सप्लेन करता है कोलार्स लॉ। तो कोलार्स लॉ अप्लीकेबल ओनली फॉर इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये आपके माइंड में पूरी तरह से होना चाहिए कि कोलार्स लॉ किसके लिए अप्लीकेबल है, ओनली फॉर इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कभी कभी आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन आता है कि कोलार्स लॉ अप्लीकेबल फॉर एनी कंसंट्रेशन, नो, कोलार्स लॉ अप्लीकेबल फॉर इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो आप देख लीजिए क्या कह रहा है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी आयंस, जो आयन है आपके उस सॉल्यूशन के अंदर, टूवर्ड कंडक्टेंस इज फिक्स, वो हमेशा फिक्स होगा। क्यों फिक्स होगा भाई, क्यों फिक्स होगा? कुछ बातें क्यों फिक्स हो सकती हैं। अगर मैं कहता हूं कि ये आपका मार्कर यहाँ फिक्स है, इसका मतलब क्या है, इस मार्कर पे को, इसके बगल मैं खड़ा हूँ, इसके बगल में आप खड़े हो, इसके बगल में मोबाइल है, इसके बगल में चेयर है, टेबल है, उससे इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कोई भी वैल्यू अगर मैं कहता हूँ फिक्स है, ये वैल्यू आपकी फिक्स है, कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है, इसका मतलब इसके अगल बगल कुछ भी है तो उसके होने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अगर मैं कहता हूँ कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन में किसी भी सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होगा वो फिक्स होगा, इसलिए फिक्स होगा भाई, इसलिए फिक्स होगा कि उस सॉल्यूशन के अंदर जो भी इलेक्ट्रोलाइट है उसको जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लेके आप चले गए हो बेटा, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ले जाने पे क्या होगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ले जाने पे आपके जो आयंस होंगे उनके बीच में इतना गैप हो जाएगा, गैप बढ़ जाने की वजह से आयंस के बीच में आपका ना कोई अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा, ना कोई रिपल्सिव फोर्स काम करेगा, तो एक आयंस के होने की वजह से दूसरे आयंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, जिसकी वजह से किसी भी एक आयंस का जब हम मोलर कंडक्टेंस फाइंड करेंगे या उस सॉल्यूशन का जो मोलर कंडक्टेंस फाइंड करेंगे वो हमेशा फिक्स होगा। क्योंकि जो कंडक्टेंस आपका एक आयंस का होगा
वो कंडक्टेंस कभी भी चेंज नहीं हो सकता है दूसरे की वजह से, क्योंकि दूसरा ना उसके ऊपर कोई अट्रैक्शन लगा पा रहा है, ना दूसरा कोई उसके ऊपर रिपल्सन लगा पा रहा है, ना उसको अपने पास बुला पा रहा है, ना उसके पास जा पा रहा है, क्योंकि आपका सोल्यूशन इनफाइनाइट डाइल्यूशन में चला गया है। ठीक है ना। तो कह रहा है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी आयंस टूवर्ड कंडक्टेंस क्या होगा आपका, इज फिक्स। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा है, इज फिक्स हमेशा क्या होने वाला है, फिक्स। कोई भी बात तभी फिक्स हो सकता है जब उस पर उसके सराउंडिंग में किसी के होने की वजह से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, फिक्स वैल्यू कहते हैं। तो यहाँ कंडक्टेंस क्या है आपका, फिक्स है। और कंडक्टेंस तभी फिक्स हो सकता है जब आयंस का मोमेंट बिल्कुल ना हो। आयन का मोमेंट अगर हो भी रहा है तो इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं, एक दूसरे के होने ना होने से किसी भी आयंस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपका सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट हो गया। जैसे आप क्या करिए, 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड आपका एक इलेक्ट्रोलाइट है, उसको आप क्या कर दीजिए, पूरे तालाब में जाके डाल दीजिए। एक तालाब है, फ्रेश वाटर है, तालाब है, बहुत बड़ा सा तालाब है आपका, और उस तालाब में हमने 1 ग्राम क्या डाल दिया, सोडियम क्लोराइड। तो आप बताइए 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड को अगर हमने उसमें डाल दिया तो 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड उस तालाब में कोई फर्क पड़ा पाएगा क्या, कोई इफेक्ट पड़ा पाएगा क्या, क्योंकि आपका सोल्यूशन तो इतना डाइल्यूट हो गया है, उसको हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहेंगे। उसमें सोडियम आयन कहाँ गया, क्लोराइड आयन कहाँ गया, कुछ पता ही नहीं है। सोडियम आयन कहाँ गया, क्लोराइड आयन कहाँ गया, कुछ नहीं पता है। कि जो भी कंडक्टेंस आपका सोडियम आयन का होगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा फिक्स हो जाएगा। जो भी कंडक्टेंस आपका क्लोराइड आयन का होगा वो हमेशा फिक्स हो जाएगा। हाँ, अगर हमको सोल्यूशन का टोटल मोलर कंडक्टेंस फाइंड करना पड़ेगा तो सोडियम आयन का कंडक्टेंस प्लस क्लोराइड आयन का कंडक्टेंस फाइंड करके हम उसको ऐड कर देंगे, हमको इंटायर डाइल्यूट सोल्यूशन का क्या मिल जाएगा, मोलर कंडक्टेंस मिल जाएगा। बट ये हम कभी नहीं कहेंगे कि सोडियम आयन का जो भी मोलर कंडक्टेंस होगा और क्लोराइड आयन का जो भी मोलर कंडक्टेंस होगा वो एक दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा पाएगा, क्योंकि उनके बीच में तो इतना ज़्यादा डिस्टेंस हो गया है कि ना अट्रैक्शन लग रहा ना रिपल्सन लग रहा। होपफुली आपको इतनी बात समझ में आई होगी, ये फिक्स हो गया होगा, है ना। और कह रहा है एट इंडिपेंडेंट इन प्रेजेंस ऑफ एनी अदर आयन। ये फिक्स इसलिए है क्योंकि किसी और आयन के आने न आने से उनके कंडक्टेंस पे कोई भी कभी भी फर्क नहीं पड़ेगा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोलार्स लॉ कहते हैं। तो होपफुली आपको ये कोलार्स लॉ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप हमको फिर से बता सकते हैं। इतनी बातें मैंने बताई, आप नीचे आप लिख के बता सकते हो बेटा कि आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया। बहुत सिंपल सी मैंने आज बात की है, मोलर कंडक्टिविटी पे बात की है, कोलार्स लॉ पे बात की है। अब मैं इसका एप्लीकेशन बताता हूँ कि हाउ टू फाइंड द मोलर कंडक्टिविटी या हाउ टू फाइंड द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी हम कैसे फाइंड करेंगे, जो अगला टॉपिक इससे रिलेटेड पढ़ेंगे उसको हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ कोलार्स लॉ। तो कोलार्स लॉ यहाँ लिखा रहने देते हैं, और इस कोलार्स लॉ का हम लोग क्या पढ़ते हैं, एप्लीकेशन पढ़ते हैं। इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, इसमें हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को फाइंड करते हैं। तो ये आप कैसे फाइंड करेंगे इसको मैं बता देता हूँ। अब देख लीजिए, हम इसका एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं बेटा, एप्लीकेशन पार्ट, क्योंकि यहाँ से आपका न्यूमेरिकल पूछा जाता है। अभी थ्योरेटिकल मैंने बात की है। मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना बहुत आसान है, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला आपको पता है। अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे देखेंगे तब भी आपका क्या होगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस अपॉन कंडक्टिविटी आपका C होगा। ये आपको पता होना चाहिए, बस ये आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, और इस तरह से आप फाइंड कर लोगे। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि आपको एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आपको फाइंड करना है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेन सोडियम क्लोराइड। ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइट क्या है आपका, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को आपको ऐसे सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया गया है, सोडियम क्लोराइड को आपको ऐसे सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया गया बेटा, है ना, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, जिसमें आप देख रहे हो कि आपका जो सोडियम क्लोराइड है वो पूरी तरह से सोडियम आयंस और क्लोराइड आयन उस सॉल्यूशन के अंदर पूरी तरह से फ्री हो गए हैं। उसमें क्लोराइड आयन के घटने से, क्लोराइड आयन के बढ़ने से, सोडियम आयन के घटने से, सोडियम आयन के बढ़ने से किसी भी आयंस के मोमेंट पे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इस कंडीशन में अगर हम सोडियम क्लोराइड का क्या फाइंड करते हैं, सोडियम क्लोराइड का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करते हैं सॉल्यूशन के अंदर, तो बहुत आसान है फाइंड करना।
क्योंकि जो भी मोलर कंडक्टिविटी होगी सोडियम आयन की, वो मोलर कंडक्टिविटी सोडियम आयन की सोल्यूशन के अंदर प्लस मोलर कंडक्टिविटी आपको किसके अंदर फाइंड करना है, मोलर कंडक्टिविटी आपका क्लोराइड आयन का फाइंड करना है। और जो भी सोडियम आयन का मोलर कंडक्टिविटी होगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, वो क्लोराइड आयन के होने ना होने से कभी भी चेंज नहीं होगा, ये फिक्स रहेगा। ये वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को यूज़ करके, ये वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को यूज़ करके, और दोनों को ऐड कर देंगे और हमको सोल्यूशन का क्या मिल जाएगा, हमको सोल्यूशन का मिल जाएगा मोलर कंडक्टिविटी। इस तरह से अगर हम कहते हैं कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो इलेक्ट्रोलाइट है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो इलेक्ट्रोलाइट है इन द सोल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट इन द सोल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट इन डाइल्यूट सोल्यूशन, जो इनफाइनाइट डाइल्यूट सोल्यूशन है, और वो इलेक्ट्रोलाइट मैंने क्या चेंज कर दिया, MgCl2। तो जब MgCl2 ले लिया और अब हमको MgCl2 का क्या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी MgCl2 का फाइंड करना है। तो जो मोलर कंडक्टिविटी आपका Mg+2 का होगा और मोलर कंडक्टिविटी आपका जो क्लोराइड आयन का होगा सोल्यूशन के अंदर, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, हमेशा फिक्स रहेगा। बार बार मैं बता रहा हूँ, उन दोनों को ऐड करेंगे हमको मोलर कंडक्टिविटी MgCl2 का मिलकर तैयार हो जाएगा। बट यहाँ एक बात आपको विशेष ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, आप समझ लीजिए आपके पास MgCl2 है बेटा, MgCl2 को जब हम वाटर के अंदर डालते हैं डाइल्यूट करने के लिए एक्वस सोल्यूशन के अंदर, तो आपको पता है कि आपको मिलेगा Mg+2 और आपको मिलेगा 2Cl-। तो आपको ये बात आपको पता होना चाहिए कि 2 क्लोराइड आयन है। तो जब मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करने जाओगे MgCl2 का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो आप मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसका फाइंड कर रहे हो, MgCl2 का, तो होगा मोलर कंडक्टिविटी किसका इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आपका Mg+2 आयन का, प्लस यहाँ आपका 2 हो जाएगा और मोलर कंडक्टिविटी किसका हो जाएगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्लोराइड आयन का। क्योंकि एक का आपका जो होगा उसको आप 1 से और मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि क्लोराइड आयन कितने हैं आपके 2 है। लेकिन सोल्यूशन इतना डाइल्यूट है कि क्लोराइड आयन 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, उसके होने ना होने से क्लोराइड आयन के कंडक्टिविटी पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एंड दिस इज द एप्लीकेशन, और इसी के बेसिस पे हम मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। और एक और कंडक्टिविटी होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट मैंने आपको बताया है, जिस तरह से आपने मोलर कंडक्टिविटी फाइंड किया है बेटा, यहाँ मोलर कंडक्टिविटी जो आपने NaCl करके लिख रखा है, वहाँ आपको क्या करना है, कुछ खास नहीं काम करना। मैं इक्विवेलेंट भी बता देता हूँ, कभी कभी आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी पूछा जाता है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा, ये आप पहले नोट कर लीजिए, आप होपफुली नोट कर लिए होंगे, है ना। तो जहाँ आप लैम्डा कैपिटल यूज़ करते हैं मोलर कंडक्टिविटी के लिए, वहाँ आप लैम्डा स्मॉल यूज़ करते हैं किसके लिए, लैम्डा स्मॉल। सेम आपका उसी तरह से वैल्यू फाइंड करा जाता है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड करेंगे तो हम लोग ये यूज़ करेंगे, यहाँ आप इक्विवेलेंट यहाँ लिखेंगे, और अगर हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे फाइंड करते हैं तब भी हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि कोलार्स लॉ एप्लीकेबल फॉर ओनली इनफाइनाइट डाइल्यूशन, K/C हो जाएगा। ये आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल वही बातें हैं, वही बात है, बस इक्विवेलेंट आ जाएगा वहाँ पे, कंसंट्रेशन की जगह इक्विवेलेंट लगा के आप फाइंड कर सकते हो। एप्लीकेशन अगर हम इसका देखेंगे तो इसका भी एप्लीकेशन बहुत आसान है। अगर हमारा पहला देखते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अगर आपको दिया है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो सोडियम क्लोराइड है, और इस सोडियम क्लोराइड का आपका मोलर कंडक्टिविटी नहीं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड करना है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड करेंगे तो यहाँ इक्विवेलेंट लिख देंगे, और यहाँ आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे सोडियम आयन का, प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्लोराइड आयन का। सेम ये कोलार्स लॉ यही कहता है, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे चाहे मोलर कंडक्टिविटी की बात करें चाहे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करें, किसी आयंस के होने ना होने से मोलर कंडक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सोल्यूशन आपका बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, डाइल्यूट हो गया है। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आई। अगर हम MgCl2 ले लेते हैं तो MgCl2 के लिए भी उसी तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अगर हम लोग लेते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन MgCl2 का लेते हैं तो क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अगर हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड करेंगे किसका, यहाँ NaCl का था,
यहाँ हमारे पास MgCl2 का है, तो उसी तरह से फाइंड करेंगे, क्योंकि जब सोल्यूशन के अंदर MgCl2 जाएगा तो क्लोराइड के 2 आयन होंगे, तो Mg+2 हो जाएगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, प्लस यहाँ 2 हो जाएगा। बस यही आपको करना है, आपका यहाँ इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे Cl- हो जाएगा, और इस तरह से आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे मोलर कंडक्टिविटी वैसे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो आप बताइए आपको कोलार्स लॉ और उसके एप्लीकेशन समझ में आए कि नहीं आए। अकॉर्डिंग टू 2020 आपका 2020 सिलेबस के अकॉर्डिंग आज ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर पूरी तरह से क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। अब आपको जो टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक आपके सिलेबस में है नहीं, सेल को आपको पढ़ना नहीं है। आपका बैटरी थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताऊंगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरी जो थोड़ा सा पढ़ेंगे, और उसके बाद आपके सिलेबस में है नहीं। लेड स्टोरेज बैटरी नहीं सिलेबस में है, लेकिन एक लेक्चर मेरा कल होगा जो इससे रिलेटेड होगा, 40 मिनट मैक्सिमम 30 से 40 मिनट लूँगा, है नहीं सिलेबस में, लेकिन फिर भी मैं आपको उसको 40 मिनट का लेक्चर एक दिन मैं मांग रहा हूँ आपसे, अगर आप दोगे तो मैं कल पढ़ा दूंगा उसको भी, वो पूरी तरह से चैप्टर। कभी आपको ऐसा नहीं होगा कि हमसे छूट गया, आप उसके बारे में नॉलेज ज़रूर रखेंगे, क्योंकि आने वाले समय में फिर से आप पीछे मुड़ के देखने का समय नहीं मिलेगा, क्योंकि ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है, तो पीछे जो छूट जा रहा है वो छूट ही जाएगा, ये बात दिमाग में रखिएगा। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि जो सेल वाला पार्ट, बैटरी वाला पार्ट है, बहुत छोटा छोटा करके, बहुत छोटा छोटा करके हर एक बैटरी को थोड़ा 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 आपको बता देंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।